द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध को 100 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग 107 दिन के आसपास गुजर चुके हैं और जो बेरहमी के साथ जिस तरह से बच्चों को मारने का काम इसराइल ने किया है गाज़ा में फिलिस्तीनी बच्चों को, वो सबके सामने है। और बहुत सामान्य सी बात है इसराइल का बच्चों को मारना, मतलब अमानवीय रूप इतना बढ़ के सामने आया है। पर अब फिर मुंह की खानी पड़ी है। कहाँ पर? जब ग्राउंड इन्वेजन में गए हैं तो एक के बाद एक नुकसान हुआ है इसराइल को। तुलनात्मक देखें तो मैं हमेशा कहता हूँ कम है, लेकिन इसराइल को अपनी फौजों को वापस बुलाना पड़ रहा है गाज़ा से। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि गाज़ा पे जो इसराइल की सरकार के मंत्रियों ने जलील किया था, अपमानित किया था सेना के बड़े अधिकारियों को, वही साफ तौर के ऊपर अब दिख रहा है कि कोई भी टारगेट, कोई भी गोल अपना अचीव नहीं कर पाई इसराइली सेना और वापस आना पड़ा है उसको, जबकि उसकी अभी भी इसराइल के बंधक फिलिस्तीन के अंदर बंधक बने हुए हैं। अमरीश मिश्रा साहब ने कुछ लिखा है और फिर एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं सेना की वापसी का। ये वीडियो देखिए कि कैसे जो सेना है वो एक इलाके से वापस हो रही है। ये जो आपने सेना देखी है, सेना की टुकड़ी देखी है, इजरायली डिफेंस फोर्स की, बच्चों को मारने वाले सैनिक जिसके अंदर हैं, वो 36वां डिवीज़न कहलाता है गाज़ा का। जो 36वां डिवीज़न है वो गाज़ा से वापस चला गया है। गाज़ा में अमरीश मिश्रा साहब ने जो अपडेट किया, गाज़ा में केवल 3 डिवीज़न बचे हैं। आज सुबह वेस्ट बैंक को नियंत्रित करने के लिए डुवडेवन इकाई को गाज़ा से स्थानांतरित किया गया था। इसराइल ने अभी तक ज़मीनी आक्रमण के अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया है, एक भी कैदी को मुक्त नहीं करा पाया और प्रतिरोध की क्षमताएं उत्कृष्ट स्थिति में हैं। आप सोचिए कि इसराइल को अपनी सेना को अब बनाना पड़ रहा है। कुल 3 टुकड़ियां इसराइली सेना की बची हैं गाज़ा में और अभी भी लोगों का कहना है कि जिन अपने बंधकों को छुड़ाने गए थे इसराइल के सैनिक, न उनको छुड़ा पाया है इसराइल और ना ही हमास को ख़त्म कर पाया है। तो फिर आखिर क्यों इतने सारे बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में जान से मारने का काम किया, कृत्य किया, ये अपराध किया जिसको युद्ध अपराध कहते हैं, वॉर क्राइम कहते हैं, और अभी तक इसकी धरपकड़ शुरू नहीं हुई है। लेकिन क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने तो वक्त बताएगा। मिश्रा अमरीश जो है, उन्होंने अमरीश मिश्रा जी का एक और अपडेट है, वो यह है कि सिर्फ 100 दिन में इसराइल गाज़ा वॉर हार गया है। वीडियो में हिजबुल्लाह महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के कल भाषण का हवाला दिया गया है, जिसमें गाज़ा से इसराइल डिफेंस फोर्स की वापसी पर चर्चा की गई है। हसन नसरुल्लाह ने क्या बयान दिया था वो ये था, वो हमें बताते हैं कि इजरायली दुश्मन गाज़ा पट्टी में युद्ध के तीसरे चरण में जा रहा है और इसका मतलब है कि उसके ब्रिगेड का एक बड़ा हिस्सा वहाँ से चला जाएगा और वो इन ब्रिगेड को उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के खिलाफ तैनात करेंगे। वो हमें किसकी धमकी दे रहा है? थकी हुई, भयभीत और मनोवैज्ञानिक रूप से स्तब्ध ब्रिगेड के साथ। ब्रिगेड जिन्होंने गाज़ा में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और अधिकारियों को खोया है, वो ब्रिगेड जो उत्तरी गाज़ा में हार गए थे, वो हमें इसके साथ धमकी दे रहे हैं। सवाल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बड़ा विषय है और बड़ा विषय इसलिए भी है कि अगर आप देखें तो IDF के बारे में ये एक और ट्वीट था अमरीश मिश्रा का कि IDF ने गाज़ा से एक और यूनिट हटाई। IDF ने अपनी डुवडेवन यूनिट को गाज़ा से वापस ले लिया है और उन्हें वेस्ट बैंक भेज दिया। इस इकाई में मुस्तारिबीन इजरायली यहूदी शामिल हैं जो फ़िलिस्तीनी होने का दिखावा करते हैं और गुप्त अभियानों के विशेषज्ञ हैं। आप सोचिए, जो उनकी ये समझ लीजिए CID टाइप जो सेना की टुकड़ी है, उसको इन्हें वापस बुलाना पड़ रहा है। चीन भी इस पूरे के पूरे युद्ध में अब अपना बयान दे चुका है एक बार फिर से। उसके बयान को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है जियोपॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। लेकिन उससे पहले जो यमन की तरफ जो रेड सी में हो रहा है, वो US के लिए और UK के लिए अब चिंताजनक बन गया है। US में चुनाव शुरू की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो बाइडेन का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है और दूसरी सरकार के समर्थक, दूसरी पार्टी के समर्थक तो वैसे भी प्रो इजरायली ही रहते हैं। इसलिए अब बड़ा विषय यह है कि जो बाइडेन की पार्टी है, उसके समर्थक हमेशा से इसराइल की इन हरकतों के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो राइट विंगर्स नहीं है या सुप्रीमेसी वाले नहीं हैं, रेसिस्ट नहीं है। तो अब ये एक वाजिद ने लिखा है, वाजिद एक पत्रकार हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, ट्विटर पे है। वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है। यमन मुजाहिदीन लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ पर हमला कर दिया।
यमन ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका ब्रिटिश जहाज़ पर हमले की चेतावनी दी है। एक और ट्वीट है यमन के अंसारुल्लाह हाउथिस ने आज पहली बार किसी अमेरिकी जहाज़ पर 3 क्रूज़ मिसाइलें दागी। एक मिसाइल जहाज़ पर गिरी और जहाज़ में आग लग गई। इसराइल के बाद यमनी हौथिस ने अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। असल में यूएस के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने हमला किया यमन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक विवादास्पद स्थिति बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम शायद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। चीन ने भी जो है बमबारी की निंदा कर दी है जो यमन पर अमेरिका ने की थी, और शी जिनपिंग की तरफ से अधिकृत तौर पर निंदा की गई है कि ये गलत है जो अमेरिका कर रहा है। अब ऐसे ही जो हाउतीज़ के ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी करी और जिसके बदले में हाउतीज़ ने अमेरिका के जहाज़ को जलाने का काम किया। और जो ये भी है कि चीन ने गाज़ा पर बड़े पैमाने पर शांति सम्मेलन का आह्वान किया है। चीन चाहता है कि गाज़ा पे शांति सम्मेलन बुलाया जाए, पीस समिट बुलाया जाए। तो ये क्या हालात बनाएगा आगे, इसका अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल तो मुश्किल है, लेकिन युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है और इजराइल के ख़िलाफ़ न जाने कितने प्रस्ताव पारित हुए यूएन में, जिसमें भारत ने भी साथ दिया, इजराइल के ख़िलाफ़ अपना वोट डाला। एक में एब्सटेन होने का काम किया, लेकिन बाकी 5 में भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट था, प्रो फ़लस्तीन था और अमन अमान के लिए था कि दोनों देश के बीच अमन हो और फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिले। तो उसी दिशा के अंदर हम कब बढ़ेंगे ये पता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो बाइडेन जैसी सरकार, जिसको हमेशा वहाँ पे लेफ़्ट लीनिंग सरकार कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रम्प की सरकार थी वो तो प्रो इज़राइल का बहुत ज़्यादा रेसिस्ट और बहुत ज़्यादा राइट विंगर्स की थी, पर ये लेफ़्ट की तरफ लीन होने वाले लोग रहे हैं जिनसे उम्मीदें थी फ़िलिस्तीन को। पर जो बाइडेन ने पूरी उम्मीदों में पानी फेरा, फ़िलिस्तीन को मायूस किया, बच्चों के मारने वाले इजराइल को वीटो का सहारा देके जंग जारी रखने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर यूएन की वोटिंग्स हो, सब में इजराइल को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी अमेरिका का साथ होने की वजह से ये तबाही का मंजर हुआ। पर अब जब खबरें आ रही हैं कि इजराइल को भारी नुकसान ग्राउंड इन्वेजन में हो रहा है, अपने बंधक छुड़ाने में असफल है इजराइल, हमास को ख़त्म करने की बातें करते करते पूरी तरह से असफल हो चुका है इजराइल, तो फिर इतने सारे बच्चों की जो मौतें हैं उसका कौन हिसाब चुकाएगा? जिन इजराइल के सैनिकों के परिवार परेशान हैं, उनके परिवार के लोगों के मरने के ऊपर, तो वो जो विरोध झेलना पड़ रहा है नेतन्याहू को, वो भी सबके सामने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि असलियत में हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, लेकिन आखिर कब उन लोगों पर कार्रवाई होगी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन में, जिन्होंने बच्चों को बेरहमी से हज़ारों की संख्या के अंदर मारने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।